आपको याद होगा सीमा हैदर जब पाकिस्तान से अपने इश्क के लिए भारत आई थी तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह खबर इतनी बड़ी बन जाएगी। और आज स्थिति यहां पहुंच गई है कि भारत और पाकिस्तान में लोग सिर्फ सीमा हैदर की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया भी और भारत का मीडिया भी। भारत के लोग कह रहे हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान की एजेंट है और यहां जासूसी करने के लिए आई है, और पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि वो बेवफा है और वो भारत की एजेंट है। और भारत में अब सीमा हैदर के खिलाफ उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने भी जांच शुरू कर दी है। और इस समय भी जब हम आपको ये खबर बता रहे हैं, दिल्ली के पास नोएडा के सेक्टर 94 स्थित पुलिस कमांड रूम में सीमा हैदर, उसके प्रेमी सचिन मीणा और सचिन के पिता नेत्रपाल मीणा से इस समय एटीएस पूछताछ कर रही है। और इस पूछताछ का मकसद है उस कहानी की पुष्टि करना जो सीमा हैदर ने पूरे देश को बताई है, पुलिस को बताई है, अदालत को बताई है और देश भर में अलग अलग न्यूज चैनल्स को अपने इंटरव्यूज के दौरान जो उसने अपनी कहानी बताई है, अब पुलिस उसकी पुष्टि करना चाहती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने सीमा की एक हिंदू लड़के से शादी को अपनी इज्जत और धर्म से जोड़ लिया है और इस पूरे मामले को अब पाकिस्तान में सांप्रदायिक रंग दे दिया गया है, धार्मिक रंग दे दिया गया है। सीमा हैदर की वजह से पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और उन्हें यह कहते हुए निशाना बनाया जा रहा है कि सीमा हैदर अगर पाकिस्तान वापस लौटी तो पाकिस्तान के हिंदुओं, खास तौर पर वहां रहने वाली हिंदू महिलाओं को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी पाकिस्तान के कट्टरपंथी अब यह कह रहे हैं कि सीमा हैदर ने जो कुछ किया भारत भागकर और एक हिंदू लड़के से शादी करके, अब पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू लड़कियों से वो इसका बदला लेंगे। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद इस रिपोर्ट पर चिंता जताई है जिसमें यह बताया गया है कि जब से सीमा हैदर भारत आई हैं तब से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 30 हिंदू महिलाएं और नाबालिग लड़कियां लापता हो चुकी हैं और पाकिस्तान के कट्टरपंथी लगातार वहां के हिंदुओं को, खास तौर पर महिलाओं को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं और अब उन्होंने वहां उनका जीना मुश्किल कर दिया है। वो सारा बदला वहां रहने वाले हिंदुओं से लेना चाहते हैं। सीमा हैदर के मामले में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लोग बात तो कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे के लिए जहर उगल रहे हैं। भारत के लोग कह रहे हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस है, यहां पर जासूसी करने के लिए आई है। सीमा अपनी जो कहानी बता रही है उस पर भारत के लोगों को विश्वास नहीं है। भारत के लोग कहते हैं कि ये 5वीं पास है तो ये इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल लेती है, इतनी अच्छी तरीके से इंटरव्यूज कैसे देती है, कहीं से भी लगता नहीं कि ये लड़की 5वीं पास हो सकती है और 4 बच्चों के साथ ये नेपाल के रास्ते इतनी आसानी से भारत कैसे आ गई। तो भारत के जो लोग हैं वो इसे पाकिस्तान का जासूस मान रहे हैं। दूसरी तरफ इसके अपने देश के लोग, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि ये सीमा जो है ये असल में भारत की जासूस है और भारत के साथ मिली हुई है और अब पाकिस्तान में सीमा हैदर को बीच चौराहे पर फांसी देने की मांग उठ रही है। यानी पाकिस्तान के लोग अब सीमा हैदर को ना तो अपने यहां बुलाना चाहते हैं बल्कि वो ये कह रहे हैं कि इससे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। एफआईआर के मुताबिक पुलिस को सीमा हैदर के पास से 2 पासपोर्ट मिले हैं, 4 मोबाइल फोन मिले हैं जिनमें एक मोबाइल फोन टूटा हुआ है, 4 जन्म प्रमाण पत्र मिले हैं, 3 पहचान पत्र मिले हैं, पाकिस्तान की होम मिनिस्ट्री की एक सूची जो नागरिकों के रजिस्ट्रेशन के बारे में होती है वो मिली है, 5 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिले हैं और 1 बस की टिकट मिली है जो नेपाल से नई दिल्ली की है, नेपाल के पोखरा से नई दिल्ली की है और ये सारे दस्तावेज इसके पास से बरामद किए गए हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि ये जो है पासपोर्ट, बच्चों के पासपोर्ट, इतने सारे मोबाइल फोन, इतने सारे जन्म प्रमाण पत्र, फर्जी पहचान पत्र, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये सब किसने बनवाए और सीमा ने ये कहां से हासिल किए। चिंता की बात तो है और इसकी पूछताछ जरूर होनी चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों को यह बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर सीमा हैदर के पास ये सारे दस्तावेज कहां से आए हैं। उसने 4 जन्म प्रमाण पत्र और अलग अलग फर्जी पहचान पत्र कैसे बनवा लिए। यह भी कहा जा रहा है कि जो नेपाल से नई दिल्ली की बस का टिकट सीमा हैदर के पास से मिला है वो भी उसका नहीं है बल्कि इस एक टिकट पर कोई और व्यक्ति भारत आया है और उसने सीमा हैदर को दिल्ली के ग्रेटर नोएडा तक पहुंचने में मदद की है।
और एटीएस ने सीमा हैदर से यह भी पूछा है कि उसने कराची में 12 लाख रुपए में जो अपना मकान बेचा, उसके क्या सबूत हैं उसके पास और कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही। वर्ष 1939 में बनी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने केदारनाथ मंदिर परिसर में इस तरह के बोर्ड्स और होर्डिंग्स अब लगा दिए हैं जो आपकी स्क्रीन पर इस समय आपको दिख रहे हैं, और इन पर बोर्ड्स पर लिखा है कि मंदिर परिसर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को प्रतिबंधित कर दिया गया है, और अगर कोई श्रद्धालु नियम के विरुद्ध मंदिर परिसर में मोबाइल फोन लाता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और पुलिस भी ऐसे मामलों में संज्ञान लेगी। मंदिर समिति केदारनाथ मंदिर के पास एक ऐसा कक्ष भी बना सकती है जिस पर विचार चल रहा है, जहां लोग मंदिर परिसर में जाने से पहले अपने अपने मोबाइल फोन वहां पर जमा करा सकेंगे। आज भी आपने देखा होगा बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां मोबाइल फोन अलाउड नहीं है, लोग जाते हैं पहले अपना मोबाइल फोन जमा कराते हैं और फिर अंदर जाते हैं। वर्ष 1995 में हमारे देश में 75,000 लोग भी पूरे साल में केदारनाथ धाम की यात्रा नहीं कर पाते थे। सोचिए, 75,000 लोग भी नहीं जाते थे इस एक साल में, और इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि तब केदारनाथ में इतनी सुविधाएं नहीं थी और लोगों को इससे भी मुश्किल पगडंडियों से चढ़ाई करके बहुत मुश्किल यात्रा करनी पड़ती थी, बड़ी मुश्किलों के साथ केदारनाथ मंदिर पहुंचना होता था। तो वही लोग जाते थे जो वाकई सच्चे श्रद्धालु हैं, जो दिल से शिव की भक्ति करते हैं। सिर्फ जो सच्चे श्रद्धालु थे वो जाया करते थे, लेकिन जैसे जैसे वहां पर सुविधाएं बढ़ती चली गई वैसे वैसे केदारनाथ मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती चली गई। इस साल सिर्फ यात्रा के शुरुआती 65 दिनों में ही 10,30,000 लोग केदारनाथ मंदिर की यात्रा कर चुके हैं और नवंबर तक ये संख्या 20 लाख तक पहुंच सकती है। लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा। अब केदारनाथ में मोबाइल फोन प्रतिबंधित हैं और हमारे देश के बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो केदारनाथ मंदिर असल में सिर्फ पिकनिक के लिए जाते थे, रील्स बनाने के लिए जाते थे, वीडियोस बनाने के लिए, फोटो खींचने के लिए जाते थे। इसलिए अब ये लोग वहां रील्स नहीं बना पाएंगे। तो क्या ये लोग अब भी वहां पर जाएंगे? आज भी अगर आप इंस्टाग्राम को देखें तो इंस्टाग्राम पर केदारनाथ को लेकर 1 करोड़ के आसपास पोस्ट हो चुकी हैं, जिसमें हैशटैग केदारनाथ है या केदारनाथ से संबंधित हैशटैग्स हैं। 1 करोड़ पोस्ट इंस्टाग्राम पर। आज से 18 दिन पहले 29 जून को हमने केदारनाथ में मोबाइल फोन को बैन करने को लेकर एक मुहिम चलाई थी और आज हमें बेहद खुशी है इस बात की कि आप सबके समर्थन से हम इस व्यवस्था में इतना बड़ा बदलाव लेकर आ पाए। इसलिए ये हमारी जीत नहीं है, हमारी सफलता नहीं है, असल में ये आपकी भी सफलता है, क्योंकि आप सब ने उस मुहिम के बाद आज तक का साथ दिया, ब्लैक एंड व्हाइट का साथ दिया। आप सब ने भी सोशल मीडिया पर लगातार अपनी राय आप लगातार रखते रहे और देश भर के लोगों ने कहा कि वाकई में असम पुलिस ने सोशल मीडिया पर इसी विषय को लेकर एक जागरूकता अभियान शुरू किया है जिसका नाम है डोंट बी अ शेरेंट। ये हैशटैग उन्होंने क्रिएट किया है जो कहता है डोंट बी अ शेरेंट। अब आप कहेंगे कि ये शेरेंट का क्या मतलब है, शेरेंट क्या होता है? तो शेरेंट का मतलब उन माता पिता से है जो अपने बच्चों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, जो अपने बच्चों की वर्चुअल प्राइवेसी की चिंता ना करते हुए उनकी तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और बाद में इन तस्वीरों का इस्तेमाल अलग अलग तरह के अपराधों के लिए होता है। इसलिए अगर आप अपने बच्चों की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं तो आप पेरेंट नहीं हैं, आप शेरेंट हैं। इसलिए तय कर लीजिए, अब इस देश में 2 तरह के माता पिता हैं, एक पेरेंट हैं और दूसरे शेरेंट हैं। कहीं आप भी शेरेंट तो नहीं हैं, और अगर आप शेरेंट हैं तो तुरंत आज से पेरेंट बन जाइए और शेयर करना बंद कर दीजिए। असल में बच्चों की जिन तस्वीरों और वीडियोस को आप यादें समझकर, मेमोरीज समझकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और चाहते हैं कि इन्हें लाइक्स मिलें, इन्हें रीट्वीट्स मिलें, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त इन्हें देख देख कर खुश होते रहें, वो असल में उन बच्चों का डेटा होता है, डिजिटल डेटा होता है और ये डेटा हर तरीके से कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 3 से 4 साल की बच्ची को तस्वीरों में 15 से 16 साल की एक लड़की के रूप में दिखाया जा सकता है। फिर ये तस्वीरें गलत तरीके से इंटरनेट पर कहीं भी इस्तेमाल हो सकती है।
अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों में हर दिन ऐसी कई घटनाएं होती हैं जहां माता पिता की इसी गलती की वजह से हजारों बच्चों के वर्चुअल डेटा का इस्तेमाल करके उनकी तस्वीरों को साइबर फ्रॉड या दूसरे अपराधों के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। यह समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि फ्रांस में हाल ही में एक प्रस्ताव लाया गया है जो कहता है कि अगर कोई माता पिता अपने बच्चों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है तो उन्हें जेल की सजा हो सकती है। और यूरोप के बाकी देश भी ऐसा कानून लाने पर विचार कर रहे हैं और भारत में भी अब इस पर बहस शुरू हो गई है और असम पुलिस ने इसीलिए यह अभियान शुरू किया है। हमारे देश में 92% परिवार ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक सदस्य के पास स्मार्टफोन जरूर है और अब स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के मामले में ग्रामीण भारत के लोग भी पीछे नहीं है, गांवों गांवों तक पहुंच गया है। वर्ष 2021 में ग्रामीण भारत के 68% लोगों के पास स्मार्टफोन था और ग्रामीण इलाकों में 27% माता पिता ऐसे थे जिन्होंने अपने बच्चों को स्मार्टफोन खरीद कर दिया है और शहरों में यह आंकड़ा है 58% का। अब बड़ी बात यह है कि हमारे देश के बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों के स्वास्थ्य से ज्यादा सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी के बारे में चिंता करते हैं, लेकिन यह जुनून कितना खतरनाक है इसे आप एक उदाहरण से समझिए। हाल ही में इंटरनेट पर एक घटना हुई जिसमें एक माता पिता अपनी बच्ची से बात करते हुए उसके वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अक्सर पोस्ट किया करते थे, लेकिन इस दौरान कुछ साइबर अपराधियों ने इस बच्ची की आवाज को कॉपी करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वैसी ही आवाज में एक आपत्तिजनक ऑडियो क्लिप बना लिया और इसके बाद इन लोगों ने उस बच्ची के माता पिता को ब्लैकमेल करते हुए कहा कि अगर वो इस ऑडियो क्लिप को डिलीट करवाना चाहते हैं तो उन्हें पैसा देना पड़ेगा। और ये इस तरह की पहली और आखिरी घटना नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि जो माता पिता सोशल मीडिया पर अपने बच्चों की वर्चुअल प्राइवेसी को पब्लिक कर रहे हैं वो खतरों के बारे में नहीं जानते। इसलिए जो प्राइवेसी है, आपका जो निजी डेटा है, ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं है, आपके बच्चों की भी प्राइवेसी है और अब आपको अपने साथ साथ अपने बच्चों की प्राइवेसी का भी ख्याल रखना पड़ेगा, कम से कम तब तक जब तक वो बालिग नहीं हो जाते। ये जो बीजेपी की सीटें जब आई थी पिछली बार, ये तो 303 सीटें थी और बीजेपी के खिलाफ इस बार जो गठबंधन है ये 2019 के लोकसभा चुनाव का परिणाम मैं आपको दिखा रहा हूं और आज जो 26 दल एक साथ मोदी के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं उन सब की कितनी सीटें हैं यहां आप देख सकते हैं। बीजेपी की सीटें थी 303 और इनकी मिलकर है 138। कांग्रेस पार्टी और बाकी 25 विपक्षी दलों के पास अब भी लोकसभा में सिर्फ 138 सीटें हैं, जबकि अकेले बीजेपी के पास लोकसभा में ये 303 सीटें हैं। यानी ये 26 दल मिलकर भी लोकसभा में बीजेपी से 165 सीट पीछे हैं और इन विपक्षी दलों का वोट बैंक भी पिछले 2 लोकसभा चुनावों में ऐतिहासिक रूप से कम हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 26 पार्टियों को 22 करोड़ 21 लाख वोट मिले थे सब मिलाकर, जबकि बीजेपी को अकेले लगभग 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे। देखिए ये मैं आपके लिए एक कंपैरिजन कर रहा हूं, बीजेपी को अकेले 22 करोड़ 90 लाख, लगभग 23 करोड़ समझ लीजिए, और इन सारी पार्टियों को मिलकर 22 करोड़ 21 लाख वोट मिले थे। तो वोटों के मामले में ये जरूर बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। इसके अलावा विपक्ष जैसे जिसे राष्ट्रव्यापी गठबंधन बता रहा है वो गठबंधन असल में क्षेत्रीय पार्टियों का है। इन 26 में से 22 क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं राज्यों की, और 4 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। जो 4 राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनमें कौन कौन है देखिए। 4 राष्ट्रीय पार्टियों में कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीएम है और आम आदमी पार्टी, ये 4 नेशनल पार्टीज हैं। और इन 4 पार्टियों के पास भी लोकसभा की सिर्फ सब मिलाकर 58 सीटें हैं, जबकि जो 22 क्षेत्रीय दल हैं उनमें 11 दल ऐसे हैं जिनका लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है और 5 पार्टियां ऐसी हैं जिनका एक ही सांसद है, सिर्फ एक सांसद। यानी इन पार्टियों के नेता विपक्ष के मंच पर तस्वीर खिंचवाने के लिए तो बहुत अच्छे हैं, खिंचवाने में बड़े प्रभावी होंगे। जब ये एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंच पर खड़े होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बहुत अच्छे हैं, फोटो के लिए, सोशल मीडिया पर हवा बनाने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो सीटें जीत पाएंगे या नहीं इसमें अभी बहुत शक है। हालांकि इन विपक्षी दलों को 2 चीजें आपस में जोड़ती हैं। देखिए इनमें और क्या समानता है। पहला, इन 26 में से 19
दल ऐसे हैं जिनके नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है, और इनमें 17 विपक्षी पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें एक ही परिवार चलाता है, यानी जो वन मैन शो पार्टियां हैं, जो पारिवारिक पार्टियां हैं। तो जो पारिवारिक पार्टियां हैं वो भी अभी मुश्किल में हैं, और जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं वो भी मुश्किल में हैं। और इन सब की सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो है ईडी की रेड्स, इनकम टैक्स और सीबीआई के भ्रष्टाचार के मामले।